नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 मई 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज देखने वाले हैं? तो भैया, त्रिपुरा के सीएम को बदल दिया गया है। यहाँ पे बिप्लब देब की बजाय मानिक साहा जी को यहाँ पे सीएम बनाया गया है। क्यों यहाँ पे बीजेपी रूल स्टेट्स में सीएम को बदला जा रहा है, इसका लॉजिक क्या है, इन सब चीजों को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। फिर भाई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रोल को यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है। बिपिन रावत साहब थे, अनफॉर्चुनेटली वो हमको छोड़ के चले गए। उसके बाद से अब तक कोई सीडीएस अपॉइंट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे इसके रोल को थोड़ा बदलने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में छठे डिपार्टमेंट की तरह बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को। इसके सेक्रेटरी थे आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। वो चेंजेस क्या है, उनको हल्का फुल्का समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं बता दूं कि अभी इसके ऊपर सिर्फ बातचीत ही हो रही है। ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन की जो गाइडलाइंस है उनको फाइनलाइज नहीं किया गया है। तो सिर्फ बातचीत जो हुई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। फाइनली जब अपॉइंटमेंट होगा, जो भी चेंजेस होंगे, जब हो जाएंगे तब उसको देखेंगे। फिर भाई, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे। उन अमेंडमेंट्स के चलते 3 साल से लेकर 7 साल तक की जो जेल की सजा थी ना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, उसको कॉग्निजेबल की बजाय नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया। अब इसके चलते थोड़ा बवाल हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई। ये क्या है, इसको देखेंगे। फिर मैकेफी की एक स्टडी कराई गई है और ये बोला गया है कि इंडिया के अंदर जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, वो ओवरऑल मोबाइल को लेके, मोबाइल में इंटरनेट यूसेज को लेके, ठीक है ना, डिजिटलाइजेशन को लेके बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। ठीक है। तो वो बहुत जल्दी मोबाइल मैच्योरिटी अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब मोबाइल चलाना सीखना, इंटरनेट यूज करना, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो वल्नरेबल भी बाकी दुनिया के बच्चों से जल्दी हो जाते हैं। ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर भाई, जो यूएई की प्रेसिडेंट साहब है उनकी मृत्यु हो गई। उनको प्रॉपर ऑनर दिया गया इंडिया के अंदर, और उनके बजाय अब कौन यहाँ पे प्रेसिडेंट बना उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीट को इमीडिएट इफेक्ट के साथ बैन कर दिया गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और एक पर्टिकुलर न्यूज कि भाई, माइनर नीस को जो रेप करने का इल्जाम लगाया गया था एक मैटरनल अंकल के ऊपर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेट असाइड कर दिया है। तो कह सकते हो कि तमिलनाडु की सरकार और तमिलनाडु की हाई कोर्ट ने, जहां पे तमिलनाडु की सरकार को सपोर्ट दिया ओवरऑल इस प्रथा को, कि कैसी प्रथा है कि भाई, एक नीस की शादी उसके मैटरनल अंकल से हो सकती है। अब यहाँ पे एक जनरेशन का गैप है। एक मैन है और उस मैन की सिस्टर की बेटी की शादी उस मैन से हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक जनरेशनल गैप आ जाता है, यहाँ पे एज का अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। बट फिर भी तमिलनाडु में कस्टम जारी है, वहां की सोसाइटी में इस चीज को लेकर एक्सेप्टेबिलिटी है। तो सजा वगैरह जो भी हुई एक इंडिविजुअल को, यहाँ पे उसको माफ कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वैसे तो इस इंडिविजुअल के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि इसने 14 साल की अपनी लीज का रेप किया है, लेकिन अब ये दोनों हैप्पीली मैरिड हैं, दो बच्चे हैं, तो इस चीज को लेकर यहाँ पे इंडिविजुअल को छोड़ दिया गया। इसको मैंने अलग से भी कवर किया था, यहाँ पे भी छोटा मोटा डिटेल देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे मैं आजकल आप सबके कमेंट्स के जवाब दे ही रहा हूँ, तो आपने देख ही लिया होगा। तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। पहली बार में डाउट पूछ लीजिए। देखिए, एक लिमिट से ज्यादा इंस्टाग्राम पे सबको जवाब दे पाना मुश्किल है। बट हाँ, फर्स्ट केस में और जो भी अर्जेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी फॉलोअर्स हैं उनको मैं जवाब दूंगा। ओके। ज्वाइन बटन दबा के दोस्तों हेल्प कर सकते हैं। अगर ज्वाइन बटन नहीं दबा सकें तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन अवेलेबल, उसको दबा के भी आप चाहें तो हेल्प कर सकते हैं। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, टर्पीट्यूड। व्हाट इज टर्पीट्यूड? डिप्रेव्ड और विक्ड बिहेवियर और करेक्टर। ठीक है ना, आप कह सकते हो करप्शन, क्रिमिनलिटी, बहुत चालू किस्म का बिहेवियर दिखाना, चालू किस्म का करेक्टर दिखाना, विकेटफुलनेस रखना, सिंफुलनेस रखना, गंदी सोच रखना। तो टर्पीट्यूड का एग्जाम्पल क्या है कि भाई, आप इमोरल तरीके से एक्ट कर रहे हो, सिंफुल तरीके से एक्ट कर रहे हो, अपने मतलब के लिए किसी और का बुरा कर रहे हो, तो इसको आप बोलते हो टर्पीट्यूड। ठीक है भाई। चलिए, पहली न्यूज। मानिक साहा रिप्लेसेस बिप्लब देब एज त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर। तो जो बिप्लब देब साहब थे, वो अभी रिसेंटली दिल्ली गए। दिल्ली में जाके वो बीजेपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब से मिले और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले। और इसके बाद बिप्लब देब जी ने अपना इस्तीफा यहाँ पे दे दिया है। ठीक है ना, अपना इस्तीफा इन्होंने गवर्नर एसएन आर्या को सबमिट किया है राजभवन अगरतला में। 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं। ऑलमोस्ट अपने एंड ऑफ द टेन्योर में आ गए थे बिप्लब देब साहब। 2022 का आधा ऑलमोस्ट बीत चुका है, मई का आधा महीना बीत चुका, हम 5वें महीने में है। 2023 में त्रिपुरा में इलेक्शन है। तो कुल मिला के यहाँ पे लीडरशिप को चेंज किया गया। अब कोई ना कोई वजह होगी इसकी। देखा जाए, इनकी बजाय बैठाया किसको गया, तो मानिक साहा को बैठाया गया। ये बीजेपी की स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट है त्रिपुरा के अंदर। और त्रिपुरा से अकेले राज्यसभा एमपी हैं कौन? मानिक साहा साहब। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, ये बीजेपी की तरफ से चीफ मिनिस्टर बन गए तो इन्होंने आपकी राज्यसभा की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और 6 महीने के अंदर अंदर त्रिपुरा की लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना पड़ेगा। तो अब आप कह सकते हो कि बिप्लब देब साहब को यहाँ पे हटाया गया और मानिक साहा को कुर्सी पर बैठाया गया।
अब ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है बहुत सारे बीजेपी रूल स्टेट में। जैसे अगर आप देखो तो कर्नाटका में बीएस येदियुरप्पा जी को हटाया गया था, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत जी को हटाया गया, गुजरात में विजय रूपानी जी को हटाया गया, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से त्रिपुरा में आपका बिप्लब देब साहब की जगह मानिक साहा को बैठाया गया। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जहां पे भी चीफ मिनिस्टर्स थोड़े से अनपॉपुलर होते नजर आते हैं, वहां पे उनको चेंज किया जाता है। बीजेपी सरकार की ये आप कह लो मोडस ऑपरेंडी नजर आ रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि देखिए जहां जहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, अगर चीफ मिनिस्टर से लोग नाराज हैं, पार्टी कार्यकर्ता नाराज हैं, पूरी की पूरी गवर्नेंस मशीनरी नाराज है, तो उसको थोड़ा बहुत तो देखो चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। वो सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। और त्रिपुरा में भी रिसेंटली हुआ ये कि दो एमएलए जो कि बीजेपी की तरफ थे, सुदीप रॉय बर्मन और आशीष शाह, इन्होंने बीजेपी छोड़ दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो इससे कहीं ना कहीं त्रिपुरा के अंदर ऐसा दिख रहा है कि शायद बिप्लब देव के रूल के अगेंस्ट लोग नाराज थे, तो लीडरशिप यहाँ पे चेंज किया गया ताकि त्रिपुरा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी रहे। चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो भाई देखिए, जब भी विधानसभा में इलेक्शंस होते हैं, जो रूलिंग पार्टी जीत के आती है उसका जो सबसे पॉपुलर कैंडिडेट है उसको यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है, पूरी की पूरी कैबिनेट रिजाइन हो जाती है, चीफ मिनिस्टर अपने हिसाब से मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो अपॉइंट कर सकता है। साथ साथ चीफ मिनिस्टर के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी होता है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है, उस आईएएस अधिकारी को बोल के जो इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स है ना, जो हायर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको भी चीफ मिनिस्टर चेंज करा सकते हैं। मतलब चीफ मिनिस्टर आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर हो गया सेंटर का स्टेट में। मतलब स्टेट का प्रधानमंत्री, स्टेट के गवर्नेंस में वही रिस्पॉन्सिबल होगा हर चीज के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, मान लो एक चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है और दूसरा चीफ मिनिस्टर आता है, तो एक चीफ मिनिस्टर के रिजाइन करने के बाद जब तक दूसरा चीफ मिनिस्टर नियुक्त नहीं हो जाता है, तब तक पुराना चीफ मिनिस्टर ही केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहा होता है। हालांकि जब आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की कैपेबिलिटी में काम कर रहे हो, तो आप सिर्फ गवर्नेंस देखोगे, मेजर पॉलिसी डिसीजंस या कैबिनेट चेंजेस नहीं करोगे, क्योंकि आप मेजोरिटी खो चुके हो। ओवरऑल आप अभी अधिकार में नहीं हो। तो सिर्फ गवर्नेंस में ब्रेक डाउन को रोकने के लिए आपको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना दिया था, जब तक अगला चीफ मिनिस्टर नहीं। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बिप्लब देब हटे, तो मानिक साहब तुरंत ही यहाँ पे इनको शपथ दिला दी जाएगी, ज्यादा गैप नहीं होगा बीच में। मैं मान लो मानिक साहब को शपथ दिलाने में 2 हफ्ते लग जाते हैं या 2 महीने लग जाते हैं, उस केस में बिप्लब देब को 2 हफ्ते या 2 महीने तक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहना पड़ेगा। लेकिन फिर वो केयर टेकर है, मतलब आप कह लो कि पूरी उनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो उस केस में विप्लव देव सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, डेली मर्रा के रूटीन के काम करेंगे, कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा, एक और चीज, आपके दिमाग में कभी कभी सवाल आता होगा कि किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को तनख्वाह कितनी मिलती है। तो वो राज्य टू राज्य वेरी करती है। एक राज्य का लेजिस्लेचर डिसाइड करता है कि वहां के चीफ मिनिस्टर को कितनी तनख्वाह मिलेगी। जैसे एज ऑफ 2019 का डाटा देखिए, तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को मिलती तनख्वाह प्रति महीने 4,10,000 रुपए, लेकिन त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह प्रति महीने केवल 1,05,500 रुपए है। तो भाई वो लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि वहां की चीफ मिनिस्टर को तनख्वाह कितनी मिलेगी। और अगर नहीं डिसाइड किया है, तो सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो सैलरी मेंशन कर रखी गई है, वही मिलेंगी चीफ मिनिस्टर को। जीएस पेपर 2 स्टेट लेजिस्लेचर्स में न्यूज काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, सेंटर रीअसेसेस कंसेप्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम क्या है, और इस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव सेक्रेटरी की तरह ही काम करता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका काम क्या है? अब तक जब तक बिपिन रावत साहब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तब तक अगर आप देखो तो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको नहीं दी गई थी। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे हमारे आर्मी चीफ है, हमारे नेवल चीफ है, हमारे एयरफोर्स के चीफ है, इनके ऊपर ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कौन सी आर्मी यूनिट में कितने सोल्जर्स डिप्लॉयड होंगे, कहाँ की कमांड किस प्रकार से होगी, तो ये सब ग्राउंड लेवल पे आर्म फोर्सेस कैसे ऑपरेट करेंगी, ये इन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चीफ के हाथ में होता है। अब यहाँ पे शायद कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, स्टेटस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, पूरे के पूरे प्रोसेस को यहाँ पे रिफॉर्म किया जा रहा है। फाइनल टारगेट क्या है? फाइनल टारगेट ये थिएटराइजेशन। थिएटराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे इंडिया के अंदर कुछ थिएटर्स बनाए जाएंगे, और उन थिएटर्स के अंदर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स मिल के काम करेगी। अभी क्या है, नेवी अलग काम करती है, आर्मी अलग काम करती है, एयरफोर्स अलग काम करती है। इसीलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब को कुर्सी पर बैठाया गया था। इनका टारगेट क्या था? टारगेट ये था कि जल्दी से जल्दी आर्मी के अंदर आप थिएटराइजेशन लेके आओ। कि अगर आप देखें तो जनरल रावत, ही वॉज द 26th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने इंडिया के 1 जनवरी 2020 को। बट ये अपनी वाइफ मधुलिका रावत और 12 और लोगों के साथ इंडियन एयरफोर्स के M17V5 हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। ये जा रहे थे आपके वेलिंगटन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की तरफ। बीच में खराब वेदर के चलते कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, इनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, इनकी इनकी वाइफ
बाकी लोगों की मृत्यु हो गई। ये इवेंट हुआ था 8 दिसंबर 2021 को। तब से सीडीएफ की पोस्ट खाली है, सीडीएस की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। और इस पोस्ट के खाली होने की वजह यह बताई जा रही है कि अब जो सीडीएस की पोस्ट बनाई जाएगी उसको कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद दी जाएंगी, ऑपरेशंस में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन, इन सब में उसको कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। सीओएससी, चीफ ऑफ जो स्टाफ कमेटी होती है ना, उनके चेयरमैन की तरह भी काम करेंगे यहाँ पे सीडीएस। मोस्ट प्रॉब्ली सीडीएस को यहाँ पे ऑपरेशनल रोल दिया जाएगा। जब भी इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बन जाएंगी, इन थिएटर्स का जो हेड होगा ना, वो हेड सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेगा। मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हाथ में ऑपरेशंस आ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ऑपरेशंस इनके हाथ में आ जाएंगे, तो ये जो आर्मी के चीफ है, एयरफोर्स के चीफ है, ये क्या करेंगे? तो ये रेज, ट्रेन और सस्टेन करेंगे। मतलब आप कह सकते हो कि इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, थिएटराइजेशन के बाद, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ, इनकी जो वैल्यू है बहुत गिर जाएगी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो थिएटर का आर्मी कमांडर होगा या एयरफोर्स या नेवल कमांडर होगा, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। अभी देखिए, थिएटराइजेशन में प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि मान लो थिएटर बना, उस थिएटर में आर्मी भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, तो इसका हेड जो बनेगा वो आर्मी का होगा, एयरफोर्स का होगा या नेवी का होगा? तो एयरफोर्स बोल रही है कि भाई हम तो बिल्कुल ही आर्मी के कमांड के अंदर काम नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से इश्यूज यहाँ पे उठ रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में मोस्ट प्रॉब्ली किसी भी थिएटर का जो हेड होगा ना, उसको रोटेट करके बनाया जाएगा, एक बार आर्मी, एक बार नेवी, एक बार एयरफोर्स। तो ये जो थिएटराइजेशन का प्रोसेस है, ये अभी के लिए रुक गया है, बहुत हद तक स्टॉल हो गया है। इसको फिर से आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए सीडीएस के रोल को, ओवरऑल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, इसका जो रोल है, इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ठीक है। ये जो अभी मार्च में लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे जी का अपॉइंटमेंट हुआ एज एन एडवाइजर इन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इनके रोल को, मतलब आप कह सकते हो कि जो मिलिट्री एडवाइजर्स होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, सीडीएस हो गया आपका, डीएमए, डीओडी और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, उनके जो सेक्रेटरीज है, उनके रोल को यहाँ पे सेग्रीगेट करना, उसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना, ये रिफॉर्म प्रोसेस अभी के लिए जारी है। और ये रिफॉर्म प्रोसेस थिएटराइजेशन का ही एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपसे एक सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं? इन डिपार्टमेंटों के नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। पहले तो ये बताओ कितने डिपार्टमेंट्स और उन डिपार्टमेंट के नाम क्या है। जीएस पेपर 2 और 3 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, डीसीपीसीआर चैलेंजेस जेजे एक्ट, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसको बोला गया है डीसीपीसीआर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा डीसीपीसीआर क्या है। इनका यह बोलना है कि जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में बनाया गया था, इसमें जो आपने 2021 में अमेंडमेंट किए हैं ना, वो अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अमेंडमेंट सही नहीं है। अब जेजे एक्ट 2015 बोलूंगा, इसमें 2021 में जो अमेंडमेंट किए गए थे, इसमें हुआ क्या था? देखिए, इसके लिए अगर स्पेसिफिक सेक्शंस की बात करो, तो सेक्शन 86 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को अमेंड किया गया था। किसके थ्रू अमेंड किया गया था? तो आप कह सकते हो कि सेक्शन 26 ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, वो अमेंडमेंट एक्ट जो कि अगस्त 2021 में लाया गया, तो उसके थ्रू चेंजेस किए गए थे। लगभग 29 अमेंडमेंट्स किए गए थे। अब उन 29 अमेंडमेंट्स में जो सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था, वो ये था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर 3 साल से ज्यादा की सजा और 7 साल से कम की सजा के अंदर के जो प्रावधान थे, उनके अंदर जो ऑफेंसेस थे, उनको नॉन कॉग्निजेबल कर दिया गया। पहले वो कॉग्निजेबल थे, अब इनको नॉन कॉग्निजेबल कर दिया गया। अब आप बोलोगे सर, एक कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है? देखिए, नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल में फर्क ये, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को ज्यादा सीरियस माना जाता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को उतना सीरियस नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन से टाइप के ऑफेंसेस हैं? बच्चों की खरीद फरोख्त करना, सेल एंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है ना। चाइल्ड एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन करना, ठीक है, पहले से तो चाइल्ड एम्प्लॉय होना सही ही नहीं है। 18 से कम की उम्र के आप किसी इंसान को, बच्चे को आप नौकरी पे नहीं रख सकते हो। हाँ, वो अपने फैमिली इंटरप्राइज में, अपने पापा की चाय की टपरी में पिताजी को मदद कर रहा है, आप ढाबे में, फैमिली ढाबे में मदद कर रहा है, तो एक अलग बात है। वैसे 18 साल से कम की उम्र के बच्चे को आप नौकरी पे नहीं रख सकते, दिस इज अ क्राइम, याद रखिएगा। ठीक है ना। फिर भाई, चाइल्ड बेडिंग में बच्चों को इन्वॉल्व करना, ठीक है ना, इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड या ड्रग्स उनके थ्रू बिकवाना, तो इस प्रकार की चीजें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कवर की गई हैं। अब इसमें से कुछ ऑफेंसेस में सजा 3 साल से लेकर 7 साल के बीच की है। अब इस 3 साल से लेकर 7 साल के बीच की सजा वाले प्रावधान को नॉन कॉग्निजेबल कर दिया गया अगस्त 2021 के अमेंडमेंट, जिसको एग्जीक्यूट किया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। अब इस बात को लेकर डीसीपीसीआर यहाँ पे नाराज है।
डीसीपीसीआर का क्या बोलना है कि भाई क्या मजाक कर रहे हो? अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखो, इंडियन पिनल कोड की बात देखो, तो इंडियन पिनल कोड में 3 साल से ज्यादा की सजा वाले जो क्राइम है ना, उनको कॉग्निजेबल की कैटेगरी में रखा गया। और अगस्त 2021 अमेंडमेंट से पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर भी जो 3 से 7 साल की सजा वाले क्राइम्स थे, वो भी कॉग्निजेबल थे। तो अगस्त 2021 में आपने इनको नॉन कॉग्निजेबल कैसे कर दिया? तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इंडियन पिनल कोड में 3 से 7 साल की सजा वाले जो क्राइम है, वो आपके कॉग्निजेबल है, और वही क्राइम जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर 3 से 7 साल सजा वाले होंगे, तो उनको आप नॉन कॉग्निजेबल कर दो? तो ये तो इनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। एडल्ट्स के खिलाफ अगर उतने ही टाइम पीरियड की सजा वाले क्राइम्स हो रहे हैं, अगर एडल्ट वाले क्राइम की बात करो, इंडियन पिनल कोड की बात करो, जेजे एक्ट की बात मत करो, क्योंकि जेजे एक्ट में कहीं ना कहीं वो क्राइम्स इन्वॉल्व है जो बच्चों के अगेंस्ट होते हैं। तो आईपीसी के अंदर क्राइम किया और 3 साल से ज्यादा की सजा 7 साल से कम की है, तो वहां पे तो ऑफेंस कॉग्निजेबल है। और वही चीज जब जेजे एक्ट के अंदर होगी 3 से 7 साल की, तब वहां पे आप कह दोगे कि नॉन कॉग्निजेबल है। उस केस में जो पुलिस वाला है, वो बिना एफआईआर रजिस्टर करे अरेस्ट ही नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में तो आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को कमजोर कर रहे हो। ऊपर से इन अमेंडमेंट्स में ये बोला जा रहा है कि अगर माइनर बच्चे हैं, उनके खिलाफ कुछ हुआ है, तो उनको सामने आके अपने खिलाफ हुए ऑफेंस की रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। उस केस में वो बच्चे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, वो वैसे डरे लिखे डरे होते हैं। छोटे बच्चों में इतनी समझदारी कहाँ होती है? तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर 3 से 7 साल की सजा को नॉन कॉग्निजेबल करना, और वही चीज सीआरपीसी आईपीसी में 3 से 7 साल में कॉग्निजेबल है, ये आर्टिकल 14 और 21 को वायलेट करता है। और इन अमेंडमेंट्स को हटाने की जरूरत है, ऐसा डीसीपीसीआर ने यहाँ पे बोला है। ठीक है भाई, मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट में यही डिसीजन निकल के आएगा कि 3 से 7 साल की जो सजा है ना जेजे एक्ट के अंदर, उनको कॉग्निजेबल बनाया जाए। और जरूरी भी है, बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको कॉग्निजेबल बनाना यहाँ पे बहुत हद तक जरूरी है, ताकि प्रॉपर केयर मिल सके, बच्चों को प्रोटेक्शन मिल सके, डेवलपमेंट मिल सके, उनका सोशल री इंटीग्रेशन हो सके, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और आईपीसी के रिस्पेक्ट में उनको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज ना किया जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर क्राइम कॉग्निजेबल है, तो बिना एफआईआर के उसको थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है और अरेस्ट किया जा सकता है। अगर क्राइम नॉन कॉग्निजेबल है, तो बिना एफआईआर के और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के मुश्किल है किसी को, पर्टिकुलर पुलिस वाले के लिए, किसी को भी अरेस्ट कर पाना। जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू चाइल्ड हेड में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है, इंडिया बार्स वीट एक्सपोर्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। भैया हमारी फूड सिक्योरिटी को आ गया खतरा। वैसे तो दुनिया भर में हम वीट को बेचने की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार तगड़ी हीट वेव्स आई हैं, और इस हीट वेव के चलते पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग हिस्सों में जो वीट की पैदावार है, वो कम होती नजर आ रही है, लगभग 20 से 30%। तो वीट की पैदावार के कम होने के चलते आगे आने वाले समय में हो सकता है हमारे पास उतने स्टॉक्स अवेलेबल ना हो जितने हमारे पास पहले अवेलेबल थे। और पूरी दुनिया में वीट की डिमांड बढ़ गई है। चूंकि रशिया यूक्रेन से वीट अब नहीं खरीद रहे लोग ज्यादा, चूंकि वो भेज ही नहीं पा रहे, उनके यहाँ जंग चल रही है, तो अब उनको इंडिया नजर आ रहा है। पहले जब रशिया यूक्रेन वीट बेचते थे, तो वो इंडिया की वीट में कमियां निकालते थे, उसकी क्वालिटी के इश्यूज को लेकर बात करते थे, डब्ल्यूटीओ के मैकेनिज्म्स को डिप्लॉय करके इंडियन वीट को एक्सपोर्ट नहीं होने देते थे। और आज की डेट में जब पूरी दुनिया में वीट की कमी पड़ी हुई है, तब इंडियन वीट बहुत अच्छा लगने लगा इनको। तो टर्की भी वीट खरीद रहा है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को तो हम वैसे ही दे रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने साफ साफ बोला है कि भाई देखिए, दुनिया भर में वीट के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर आप कह लो वीट की कोई कमी है, वीट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम पहले की मिस्टेक्स 2005 के लगभग पे जो हुआ था कि भाई हमने जरूरत से ज्यादा वीट एक्सपोर्ट कर दी और हमारे पास कमी पड़ गई। और इस समय पे दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया की तरफ दे रही है वीट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो, तो अभी इंडिया से एक आप कह लो कॉन्वॉय भी भेजा गया है बाहर की कंट्रीज में कि भाई क्या हम इंडिया के वीट को दूसरी कंट्रीज में बेच सकते हैं। लेकिन उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, तो पहली बात तो सरकार के सामने इशू ये है कि पहले हमारे पास जितना स्टॉक पाइल था उतना है नहीं। दूसरा इशू ये है कि हीट वेव्स के चलते, इस बार खराब मौसम के चलते ज्यादा पैदावार होने वाली है नहीं। और दुनिया भर में चूंकि चीजें बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंडिया के अंदर चीजें कमी पड़ जाए। और हमारे डोमेस्टिक कमिटमेंट्स बहुत हैं, डोमेस्टिक के साथ साथ आसपास की कंट्री जैसे मालदीव्स हो गई, ठीक है, बांग्लादेश हो गई, नेपाल हो गई, इन कंट्रीज में भूटान हो गया, इन कंट्रीज में अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि पहले हम इनको वीट दें। क्योंकि जो यूरोपियन और अमेरिकन जैसे ये जो देश है, अमेरिकाई देश है, यूरोपियन देश है, इनका क्या है कि ये नॉर्मल कोर्स में तो इंडिया के वीट को गंदा बोल के क्वालिटी इश्यूज उठा के हमसे वीट लेते नहीं। और अब जब इनको जरूरत पड़ रही है, तब ये इंडिया का वीट चिल्ला रहे हैं। और आपको पता ही चला होगा कि G7 कंट्रीज, कल एक आर्टिकल द हिंदू पे वायरल हो रहा था कि जो G7 कंट्रीज है वो इंडिया से नाराज है कि इंडिया अपना वीट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं, हमने वीट को पूरी तरीके से बैन नहीं किया एक्सपोर्ट को,
लेकिन केस टू केस बेसिस पे कितना वीट एक्सपोर्ट होना है नहीं होना है ये सरकार डिसाइड करेगी। रशिया, कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, टर्की, बुल्गारिया, हंगेरी, ये सब ने कहीं ना कहीं वीट के ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगाया है। हम भी लगा रहे हैं। इनफैक्ट टर्की जैसी कंट्रीज हमसे वीट खरीदने को अब आने को घूम रही है। बांग्लादेश तो हमसे बड़ी क्वांटिटी में वीट वैसे भी खरीदता है। तो इस कंटेक्स्ट में जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं बीवीआर सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने बोला डोमेस्टिक मार्केट में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को और वल्नरेबल नहीं कर सकते, चांस नहीं ले सकते। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ऑलरेडी हमने अफगानिस्तान को 50,000 मेट्रिक टन वीट भेजा है। बांग्लादेश भी हमसे वीट खरीदता है। तो ऐसे केसेस में नेबरहुड में वीट देना और अपने मार्केट्स में वीट की सप्लाई को फुलफिल रखना, ये इंडिया के लिए जरूरी है। इसलिए अभी के लिए नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पे बैन लगा दिया गया। केस टू केस बेसिस पे सरकार अप्रूवल दे सकती है वीट एक्सपोर्ट के लिए, बट ब्लैंकेट वीट एक्सपोर्ट अभी के लिए मुश्किल है। जीएस पेपर 3 फूड सिक्योरिटी में न्यूज आपको काम है। और मैं बता दूं सरकार के इस डिसीजन के अगेंस्ट अपोजिशन आएगा। केवल फॉरेन कंट्रीज से नहीं, हमारे जो फार्मर्स हैं, जो फाइनली हायर प्राइसेस पे अपना वीट बेच पा रहे थे, उनकी तरफ से अपोजिशन आएगा। उनको लगेगा कि यार हम तो अच्छा खासा अपना फॉरेन में वीट बेच रहे थे, हमारे वीट एक्सपोर्ट को बंद करवा दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेके थोड़ा सा सुनना पड़ सकता है लोगों के द्वारा और फॉरेन कंट्रीज के द्वारा। फिर भाई अगली न्यूज, सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड्स कन्विक्शन ऑफ मैन एक्यूज्ड ऑफ रेप। इसको तो खैर मैंने अलग से भी कवर किया था, यहाँ पे हल्का फुल्का बता सकता हूँ। तो पॉक्सो के अंदर एक अंकल के ऊपर ही चार्ज लगाया गया कि इन्होंने अपनी 14 साल की भतीजी का रेप किया है। और जिस समय पे रेप किया था उस समय पे उन्होंने अपनी भतीजी से शादी नहीं की, शादी इन्होंने बाद में की। 14 साल पे उसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए, 15 साल पे वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, 17 साल पे उसका दूसरा बेटा पैदा हुआ। अभी के लिए दोनों यहाँ पे मैरिड है। तो इसीलिए अगर आप देखो तो तमिलनाडु के अंदर जो सेशंस कोर्ट थी, उसने इस इंडिविजुअल को 10 साल की सजा सुनाई और उसकी सजा को मद्रास हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया, बोला बिल्कुल सही है। लेकिन ये वालायार कम्युनिटी जो कि एक बैकवर्ड कम्युनिटी है तमिलनाडु के अंदर, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें ऐसा जान पड़ा है, और खुद उस लड़की का स्टेटमेंट लिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने बोला कि आई एम हैप्पीली मैरिड। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई तमिलनाडु के अंदर तो ये कस्टम है कि एक नीस की शादी उसके मैटरनल अंकल से होती है। तो चूंकि ये सोसाइटल कस्टम है और इस कंटेक्स्ट में, ठीक है ना, वो फैमिली हैप्पीली मैरिड है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, न लड़की वाले को, न लड़के वालों को, न उस लड़की को। तो उस केस में हम इनकी हैप्पी लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम इस इंसान को सजा नहीं सुना सकते, और उसको यहाँ पे सेट फ्री कर दिया गया है। लेकिन आप कह सकते हो कि दिस इज अ केस ऑफ कस्टम्स वर्सेस पॉक्सो एक्ट, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रेग्रेसिव कस्टम्स को एक प्रकार का अप्रूवल दे दिया है। तो आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार की प्रैक्टिसेस चलती रहेंगी कि एक आदमी की अपनी नीज से शादी हो रही। इसमें बहुत से इश्यूज होते हैं। एक तो इशू ये है कि एज गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, एक जनरेशनल गैप है अगर इस प्रकार की शादियां होती हैं, पहली चीज। दूसरी, यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल इश्यूज भी उठ रहे हैं। बायोलॉजिकल इश्यूज क्या है? इस प्रकार की शादी को कहा जाता है कॉन्जेन्जुइनस मैरिज। आई एम सॉरी मैं अपना प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। CONSANGUINEOUS, कॉन्जेनियस मैरिज। इसका मैरिज का मतलब क्या होता है? मैरिज का मतलब ये होता है कि बायोलॉजिकली रिलेटेड ब्लड रिलेटिव से आप शादी कर रहे हो। तो फर्स्ट कजिन से शादी कर लेना, मतलब अंकल के बेटे की शादी आंटी की डॉटर से हो गई, ठीक है ना, सगे भाई बहन नहीं है बट रिलेशन में भाई बहन है, तो वैसी शादी हो जाना। या फिर मैटरनल अंकल की अपनी नीस से शादी होना, इनको आप कह सकते हो कॉन्जेन्युइनस मैरिज। अब इस प्रकार की मैरिजेस में थोड़ा डर होता है जेनेटिक डिजीजेस होने का, कुछ ब्लाइंडिंग डिसऑर्डर्स होने का डर होता है, जैसे कि अशर सिंड्रोम, कॉन्जेनिटल एमोरिसिस। अब इस प्रकार की जो मेडिकल खोज है, इनके ऊपर भी बहुत सी आप कह सकते हो कि कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा होता, कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं भाई, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कॉन्सेंजुइनस मैरिज में, कुछ लोग बोलते हैं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता। तो वो केस टू केस बेसिस पे, आपकी प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस बेसिस पे, कम्युनिटी टू कम्युनिटी बेसिस पे वेरी करता है। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे एक मैटरनल अंकल और नीस की हुई शादी को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। तो इस कंटेक्स्ट में क्या एक रिग्रेसिव कस्टम्स को अप्रूवल देना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सही था? तो ये एक अपने आप में कंट्रोवर्सी है। जो सोसाइटी में रहता है, जिसके पास एक्सेप्टेबिलिटी, वो बोलेगा भाई सही है, जो बाहर रहता है वो बोलेगा सही नहीं है। इसके बारे में जो पिछली वीडियो बनाई थी, वहां पे बच्चों ने काफी अच्छे अपने व्यू पॉइंट्स भी दिए, बहस भी दी। तो आप वो पुरानी वाली वीडियो चाहें तो देख सकते हैं, अभी आपको लेटेस्ट सेक्शन वीडियो में मिल जाएगी। जीएस पेपर 1 2 जुडिशरी और साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में न्यूज काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, इंडियन चिल्ड्रन यंगेस्ट टू रीच मोबाइल मैच्योरिटी। मैकेफी, जो कि आप कह सकते हो एंटीवायरस बेचता है, एक बड़ी कंपनी है, इसने एक स्टडी कंडक्ट की यहाँ पे। इस स्टडी का नाम क्या है? तो स्टडी का नाम है लाइफ बिहाइंड द स्क्रीन्स ऑफ पेरेंट्स, ट्विंस एंड टीन्स। ये इस स्टडी का नाम है। इस स्टडी का ये बोलना है कि इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन यूजेज है 10 से लेकर 14 साल के बच्चों में, यह है 83%।
जबकि पूरी दुनिया की बात करो तो 10 से 14 साल के बच्चों में जो मोबाइल फोन का यूजेज है वो है 76%। मतलब पूरी दुनिया के एवरेज से हम 7% ज्यादा हैं। फिर देखा जाए तो इंडिया के अंदर 22% बच्चे साइबर बुलिंग का सामना करते हैं, जबकि ग्लोबली 17% बच्चे साइबर बुलिंग का सामना करते हैं। मतलब इंडिया के बच्चे 5% ज्यादा साइबर बुलिंग का सामना करते हैं। फिर 90% जो पेरेंट्स हैं पूरी दुनिया में, वो ये समझते हैं कि हाँ, बच्चों को ऑनलाइन साइबर बुलिंग से बचाना उनका काम है, दे आर द प्रोटेक्टर। लेकिन 90% अवेयरनेस होने के बावजूद भी केवल 56% पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने स्मार्टफोन में किसी प्रकार का डिजिटल लॉक लगा के रखते हैं। ओके। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो एक अवेयरनेस यहां पे बताई जा रही है कि हाँ भाई, बच्चे किस हद तक मोबाइल मैच्योर हो जाते हैं। तो इंडिया के अंदर जो 10 से 14 साल की एज ग्रुप के बच्चे हैं, 83% मोबाइल चलाना उनको आता है। और बाकी दुनिया के एवरेज से वो 7% इंडिया के अंदर चीजें ज्यादा है। तो आप कह सकते हो कि इंडिया के बच्चे जल्दी मोबाइल मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं। मोबाइल मैच्योरिटी मतलब मोबाइल को चलाना, इंटरनेट यूज करना, कॉल करना, वीडियो कॉल करना, ये सब इंडिया के अंदर बच्चे फोन पे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है भाई। तो अभी से रिसर्च में जो सचिन पुरी है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग मैकेफी, ये ऑनलाइन कैंपेन के थ्रू माँ बाप को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बच्चों को प्रोटेक्ट करिए इस प्रकार के ऑनलाइन एक्सपोजर से। और अगर उनका ऑनलाइन एक्सपोजर हो रहा है तो गलत एक्सपोजर ना हो, इस बात को आप इंश्योर करो। फिर अगर आप देखो तो जो कंसर्न है साइबर बुलिंग को लेके और जो सोशल मीडिया पे अब्यूज है, इसको लेके इंडियन पेरेंट्स के अंदर जो अवेयरनेस है वो 47% है। जबकि इंटरनेशनली अवेयरनेस 57%। मतलब इंडियन पेरेंट्स के अंदर साइबर बुलिंग को लेकर अवेयरनेस लगभग 10% कम है। ठीक है भाई। और अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की लीक की बात करिए तो इंडियन पेरेंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लीक का जो परसेंटेज है ना, वो आप कह सकते हो पूरी दुनिया में 21% है, बट इंडिया में 30% है, 9% ज्यादा। मतलब इंडियन पेरेंट्स के फोन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लीक होने के चांसेस परसेंटेज ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में बच्चों के फोन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होने का जो परसेंटेज है वो है 10%। इंडिया में है वो है 13%। ठीक है भाई। मतलब इंटरनेशनली बच्चों के फोन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाए वो है 10%, और इंडिया के अंदर वही है 23%। मतलब 13% ज्यादा है इंटरनेशनल से। तो इस कंटेक्स्ट में आप कह सकते हो कि भाई, ओवरऑल इंडिया में जो बच्चे हैं वो मोबाइल चलाना तो जल्दी सीख रहे हैं, बट अपने आप को ऑनलाइन प्रोटेक्टेड रख पाना ये जल्दी नहीं सीख पा रहे। फिर यहाँ पे एक और बात बताई जा रही है कि इंडिया के अंदर जो बच्चे हैं जो फोन पे बात कर रहे हैं बाकी दुनिया में किसी बच्चों के साथ, अब वो व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, फेसबुक के थ्रू कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हैं, वी चैट के थ्रू कर रहे हैं, या फिर आप कह लो याहू मैसेंजर के थ्रू कर रहे हैं, किसके थ्रू वो बातचीत कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात ये है कि वो जिनसे बातचीत कर रहे हैं वो उनके लिए अजनबी है। तो दुनिया में जो अजनबियों से बातचीत करने का परसेंटेज है, इंडिया के बच्चों का 11% ज्यादा है। तो वो अजनबी उन बच्चों को एक्सप्लॉइट करने आए हैं, कुछ लूटने आए हैं, परेशान करने आए हैं, ब्लैकमेल करने आए हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। तो जो बच्चे हैं इंडिया के अंदर, दे आर मच मोर वल्नरेबल टू डिजिटल क्राइम। 11% ज्यादा वल्नरेबल है वेन रिस्पेक्ट टू अदर चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये यूएई के प्रेसिडेंट बन गए हैं। 14 मई को यूएई ने डिसाइड किया कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन। मैं आपको बता दूं, ये जो यूएई नाम की कंट्री है ना, ये बनी है 1971 में। 1971 से पहले ये 6 प्रोविंसेस थी जिनको शेख डोम्स कहा जाता था। दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, अल कवान और फुजिरा। अब ये जो 6 शेखडम्स थे, दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, अल खवाम और फुजेरा, इन छहों ने 1971 में डिसीजन लिया और मिल के एक कंट्री बना दी जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक और प्रोविंस मिल गई थी जिसका नाम था रास अल खमाया। ये मिली थी 10 फरवरी 1972 को। तो अभी के लिए ये 7 शेखडम्स मिलके बनाते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनको पहले बोला जाता था ट्रूशियल स्टेट्स, इसको आप ट्रूशियल कोस्ट भी बोलते हैं, इनको ट्रूशियल सेक्टम्स भी बुलाया जाता था। पहले इन इलाकों में कहीं ना कहीं ब्रिटेन का राज था। फिर आप देखो कि ब्रिटिश राज धीरे धीरे हटा, बट ब्रिटेन के साथ इन अलग अलग प्रोविंसेस के अच्छे रिश्ते थे। ठीक है ना। अबू धाबी 1820 में बना, अजमान 1820 में बना, दुबई 1835 में बना, फुजैरा 1952 में बना, रस अल खमाया 1820 बना, शारजा 1820, अल कवाम 1820। तो पहले ब्रिटेन के कंट्रोल के अंदर, बाद में धीरे धीरे ब्रिटेन का कंट्रोल हटा, ये प्रोविंसेस यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती गई। अब जब ये प्रोविंसेस यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती गई तो इनको लगा कि मिल के ना एक ग्रुप बना लेते, तो इन्होंने मिल के ग्रुप बना लिया
और अपना ब्रिटिश की मिलिट्री के साथ एक पैक्ट कर लिया, ठीक है ना। उस पैक्ट के चलते कहीं ना कहीं ये जो आप कह लो यूएई नाम की, यूएई से पहले ये जो प्रोविंसेस हुआ करती थी ये ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर थी, लेकिन आप देखोगे 1971 के बाद ये सब मिलके एक हो गई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बन गया, और आज की डेट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिलिटरली भी काफी ताकतवर है। यूएई में बहुत सारी फॉरेन फोर्सेस भी स्टेशनड है, बहुत हद तक प्रो यूएस अलाइंड बोला जाता है इन यूएई को, जिसको आप ट्रूशियल स्टेट्स भी बोलते थे पहले। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बनाता हूँ। गल्फ रुपी 1959 में आया था, गल्फ रुपी से पहले लंबे समय तक इन ट्रूशियल स्टेट्स में इंडियन रुपी करेंसी की तरह चलता था, ठीक है ना। हालांकि इंडियन रुपी का बाद में डिवैल्यूएशन हो गया, गल्फ रुपी आ गया, तो गल्फ रुपी उनकी करेंसी बन गई, आज की डेट में उनकी करेंसी दिरहम बन चुकी है, ठीक है भाई। तो इस कंटेक्स्ट में देखो तो ये जो सेवन शेखडम से मिली हुई ये जो कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके प्रेसिडेंट साहब जिनका नाम था खलीफा बिन जायद अल नहयान, इनकी मृत्यु हो गई 13 मई को। तो इसके बाद अब गद्दी पर बैठे हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है ना। पहले खलीफा बिन जायद अल नहयान थे, अब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इनके प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 1971 में ये देश आजाद हुआ था। आजाद क्या हुआ था, 7 प्रोविंसेस ने मिलकर अपने आप को कंबाइन कर लिया था और एक देश बन गया था, ठीक है भाई। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यूएई में साफ साफ नजर आ रही है। साथ की साथ प्रोविंसेस के लीडर्स ने बैठ के यहाँ पे डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई, हम यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यूएई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। इसका बॉर्डर लगता है ओमान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। मैरीटाइम बॉर्डर इसका लगता है पर्शियन गल्फ में कतर के साथ, ईरान के साथ। इसकी कैपिटल है अबू धाबी, और दुबई इसकी मोस्ट पॉपुलस स्टडी है। दुबई आप कह सकते हो टूरिज्म के लिए भी बहुत फेमस है, इंटरनेशनल हब है। एक प्रकार कह सकते हो दुबई का जो एयरपोर्ट है वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, दुनिया भर की फ्लाइट्स का जो लेओवर होता है दुबई में होता है। तो 7 एमिरेट्स से मिलकर बना हुआ है यूएई। कैपिटल अबू धाबी है। एमिरेट्स कौन कौन सी, तो यूएई, दुबई, अजमन, रसल खमाया, फुजरा, शारजा और अल कवान, ठीक है ना। हर एमिरेट को एक अमीर राज करता है, ठीक है ना। उनकी खुद की फेडरल सुप्रीम काउंसिल होती है। जो अबू धाबी के अमीर हैं वो यूएई के प्रेसिडेंट होते हैं, और जो दुबई के अमीर हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये 7 के 7 प्रोविंसेस मिलके एक कंट्री बना के बैठी हुई हैं। इट इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि कल की डेट में हो सकता है कि कोई प्रोविंस को पसंद ना आए या इन प्रोविंसेस को पसंद ना आए तो ये अपना अलग भी हो जाए। बट इनको भी पता है कि अलग होने में फायदा नहीं है, कंबाइंड रह के इकोनॉमी बड़ी रहती है, इंटरनेशनल ट्रेड में फायदा मिलता है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलाइनमेंट होता है, ज्यादा ताकतवर फील करते हैं, इसलिए 7 के 7 प्रोविंस म्यूचुअल बेनिफिट के साथ मिलकर एक कंट्री बना चुकी है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज में आपको ये चीज काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करेगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।